हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने कल पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत आज़ाद हुआ जब उसके सामने जो चुनौतियां थी, आज हम पढ़ेंगे कि भारत ने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो सबसे पहली चुनौती थी अनेकता में एकता स्थापित करने की, देश को एक आकार देने की जिसमें अखंडता मजबूत हो, राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। तो भारत सरकार ने उस वक्त इसके लिए क्या किया, उन्होंने अर्ध संघात्मक राज्य की स्थापना की। अर्ध संघात्मक का मतलब है कि भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जिसमें शासन के दो स्तर थे, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। संविधान में साफ साफ शक्तियों का बंटवारा दोनों के बीच किया गया, केंद्र और राज्यों के बीच। ये तो अनेकता का सम्मान किया गया कि जो भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं या अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है भारत, तो उनको स्वायत्ता दी जाए, उनको कुछ अधिकार दिए जाए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए ताकि सभी को सम्मान मिल सके। लेकिन पहले की तरह हमारा राष्ट्र कमजोर ना हो, विदेशियों के सामने घुटने ना टेक दे या विदेशी हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए अनेकता में एकता स्थापित करना बड़ा जरूरी था। इसीलिए भारतीय संविधान में कुछ लक्षण ऐसे रखे गए जो संघात्मक शासन व्यवस्था के थे, लेकिन साथ साथ कुछ लक्षण ऐसे भी हमारे संविधान में हैं जो एकात्मक शासन की ओर संकेत करते हैं ताकि एकता मजबूत हो। अब ये एकात्मक लक्षण कौन से, जैसे कि पूरे देश का राष्ट्रीय ध्वज एक है, राष्ट्रीय प्रतीक एक है, राष्ट्रीय गान एक है, राष्ट्रीय गीत एक है, पूरे देश के लिए संविधान एक है। तो इस प्रकार अनेकता में एकता स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो भारत ने अर्ध संघात्मक राज्य स्थापित किया, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया, अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र सरकार को दी गई और इसके साथ साथ सभी वर्गों का समुचित सम्मान किया गया और किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया या भेदभाव नहीं किया गया। कानून के समक्ष भी समानता स्थापित की गई। तो इस प्रकार से इस चुनौती से निपटा गया। अब दूसरी चुनौती क्या थी हमारे सामने, लोकतंत्र की। भारत में लोकतंत्र स्थापित किया जाए, जो मांग हम शुरू से अंग्रेजों से करते आ रहे थे, राष्ट्रवादी। अब उस लोकतंत्र की स्थापना भारत में कैसे की जाए, प्रैक्टिस तो थी नहीं, कहने में तो आसान है। कभी भारतीय नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे बिना किसी भेदभाव के। लेकिन अब जब लोकतंत्र स्थापित किया गया, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भारत में बनेगी, इसके लिए भारत में लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया और केवल कुछ वर्गों को नहीं दिया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के फार्मूले को अपनाया गया। यानी कि जो भी व्यक्ति एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है वयस्क हो जाता है। पहले ये आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी और वर्तमान में ये आयु 18 वर्ष है। उसे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। केवल मताधिकार ही नहीं दिया गया, चुनाव लड़ने का अधिकार भी बिना किसी भेदभाव के आयु के आधार पर ही प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अगर सरकार कोई गलत काम करती है, सरकार निरंकुश न बन सके, सरकार पर अंकुश लग सके, इसलिए लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया, सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी दिया गया। और सरकार निरंकुश न बन सके, इसलिए नियतकालिक चुनाव निश्चित कर दिए गए कि 5 साल में चुनाव अवश्य ही कराए जाएं। कोई इमरजेंसी आ जाए तो 1 साल के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन 5 साल में चुनाव करना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस प्रकार भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई और ये बहुत सफल प्रयोग भारत में रहा। अब तीसरी चुनौती जो थी वो थी सभी वर्गों का विकास हो। ऐसा ना हो कि भारत सरकार एक जैसे अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई थी, लेकिन आजादी के बाद भारत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम किस तरह से सभी वर्गों का समान रूप से विकास कर सके या जो वर्ग पिछड़े हुए हैं उनको ऊंचे वर्गों के समान किस तरह से ला सके। इसके लिए भी भारत सरकार ने बड़ी सूझबूझ से कार्य किया। उस वक्त संविधान निर्माताओं ने, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान रहा। इसमें जो पिछड़े वर्ग थे उनको आरक्षण की सुविधा दी गई, निम्न जातियों को जैसे आरक्षण दिया गया है, इस लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया है, नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार आरक्षण जैसे वो व्यवस्था अपनाते हुए पिछड़े वर्गों के विकास की तरफ समुचित ध्यान दिया गया। अब नेक्स्ट आता है कि
अगली जो समस्या है वो है रियासतों के विलय की समस्या। मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो जो 1947 का अधिनियम पारित किया गया था उसमें रियासतों को 3 ऑप्शन दे दिए गए थे कि भाई वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए और चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे। अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते या इंडिपेंडेंट रहते, क्योंकि राजाओं को भी अपनी शक्ति बड़ी प्रिय थी, कौन सत्ता अपने हाथ से जाने देना चाहता है, तो वो भी शक्ति नहीं जाने देना चाहते थे। तो इस तरह से ये डर था कि राजा या तो इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर वो पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया गया? इस समस्या का समाधान भारत में 3 प्रमुख लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आई। रियासतों का एक मंत्रालय बनाया गया और उसका जो हेड है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और उनके जो सचिव थे वो वीपी मेनन थे। साथ में पंडित नेहरू का, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, उनका भी इस कार्य में विशेष योगदान था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। और एक नाम जो हम भूल जाते हैं, ज्यादा डिस्कशन में नहीं आता, वो है लॉर्ड माउंटबेटन का। पंडित नेहरू, पटेल, इन दोनों ने माउंटबेटन से भी मदद मांगी कि आप हमारी इस कार्य में मदद करें। और ये मदद जो मांगी गई थी वीपी मेनन के माध्यम से मंगवाई गई थी। और लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को तभी मान गए, उनकी ये सलाह उन्होंने तभी मान ली, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि जो विभाजन का दुख, पार्टीशन जो किया गया है, ये आने वाली पीढ़ी जो भारत की, वो मुझे किस रूप में याद करेगी। विभाजन के कारण इतनी मारकाट मची हुई थी कि भारत की आने वाली पीढ़ी मेरे को अच्छे व्यक्ति के रूप में याद नहीं करेगी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने पूरा साथ दिया हमारा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। तो इस प्रकार इस समस्या से हम निपट पाए। 565 रियासतें थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाई थी। यानी कि जो रियासत के शासक थे, एक हाथ में इंसेंटिव्स थे, कुछ प्रॉफिट्स थे, जैसे कि प्रीवी पर्स कि हम आपको ये देंगे और आप भारत में शामिल हो जाओ। अगर आप भारत में शामिल नहीं होगे तो आप जो दूसरा देश है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपको छोटा समझकर। इसलिए राजाओं को लाभ दिखाकर, इंसेंटिव्स देकर, पेंशन देकर, प्रीवी पर्स देकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया। और बहुत उनके प्रयत्नों से 562 रियासतें ने तो भारत में शामिल हो गई थी। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 3 रियासतें थी जिनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें आई, जैसे कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है। ये हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कश्मीर का, जूनागढ़ का और हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। या जो अन्य उपनिवेश थे जिन्होंने जैसे पुर्तगाली और फ्रांसीसी यहाँ पर थे, उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों को भी कब्जा कर रखा था उन पर, तो वो किस तरह से उनसे स्वतंत्र कराए। तो ये हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसकी, और उसमें आपको मैं ये सारा समझाऊंगी। तो रियासतों का विलय जो भारत में हुआ, जो इतना बड़ा काम हुआ, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से हुआ, उनके दृढ़ निश्चय के कारण हुआ। तो इस समस्या से भी निजात पा लिया गया। अब नेक्स्ट समस्या थी हमारी राज्यों के पुनर्गठन की, कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। जब अंग्रेज गए थे तो भारत की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी सी नहीं थी, इसमें भी लोग जगह जगह अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, उसमें अब ये कहा गया कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो आयोग की सिफारिश के अनुसार भाषा के आधार पर किया जाए। और इसी तरह से आगे अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया। तो इस समस्या से भी हमने मांगे उठती रहती, लेकिन जो उस समय समस्या थी उसका बहुत हद तक समाधान कर लिया गया। नेक्स्ट हमारी समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी, आप जानते हो कि भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हिंदू थे, उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान में वो सेफ नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, वो यहाँ आ रहे थे। आपको एक बात समझनी होगी कि भारत से मुसलमानों के जाने वालों की संख्या कम थी और भारत में पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इतने लाख शरणार्थी वहां से आए, 20 लाख के करीब शरणार्थी वहां से आए। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए, पहली बार शायद ऐसा हुआ था कि इतने लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाएं। अब उन लोगों को बसाना, उनको घर देना बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने थी। लेकिन बड़े हौसले के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, ईमानदारी के साथ उन शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया। उनके लिए कैंप बनाए गए, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, लुधियाना में, जालंधर में, सोनीपत, पानीपत, हर जगह उनके ठहरने की व्यवस्था की गई।
इसके साथ साथ केवल ठहरने की व्यवस्था अस्थायी रूप से ही नहीं की गई, उनके लिए कच्चे मकान बनाए गए, जगह ढूंढी गई कहाँ पर उनके लिए मकान बनाए जा सकते हैं। उनकी संपत्ति का ब्यौरा मंगाया गया और उस अनुपात में उन्हें संपत्ति दी गई। जिनके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी उसमें कटौती ज्यादा की गई, जिनके पास थोड़ी थी उनमें कटौती कम की गई, यानी कि आनुपातिक रूप से कटौती करते हुए उनको संपत्ति भी दी गई, रोजगार भी दिए गए, दुकानें भी दी गई। तो इस प्रकार से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सरकार जितना कर सकती थी उतने प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। तो आप समझ गए कि भारत ने इन सभी समस्याओं का समाधान कितनी खूबसूरती के साथ किया। हालांकि समस्याएं ऐसी थी जो विश्व में शायद पहले किसी देश के सामने इतनी सारी समस्याएं एक बार में ना आई होती। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं। राष्ट्र को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है जो राष्ट्र मजबूत बने। राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब उसमें एकता और अखंडता, ये दो चीजें हों। राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों में एकता की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र अखंड होना चाहिए, तो ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसके लिए क्या जरूरी है, आप पॉइंट्स नोट करते चले कि राष्ट्र के निर्माण में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं। आप पॉइंट नोट कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता का होना जरूरी है अगर एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। अगर एक राष्ट्र के क्षेत्र बिखरे बिखरे होंगे, जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान जो है उसका एक क्षेत्र तो भारत के पूर्व में और एक क्षेत्र भारत के पश्चिम में। अब दोनों की कल्चर बिल्कुल अलग हो गई, रहन सहन अलग हो गया, भाषा अलग हो गई। तो एक हिस्से को ये लगने लगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और अंततः पाकिस्तान से वो हिस्सा अलग हो गया और बांग्लादेश के रूप में सामने आया। तो ये किस कारण से हुआ? भौगोलिक दूरी के कारण। अगर दोनों क्षेत्र इकट्ठे होते तो शायद ये समस्या नहीं आती, क्योंकि जब भौगोलिक एकता होगी तो वहां पर रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज भी लगभग एक जैसे होंगे और उनमें एकता की भावना विकसित होगी, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट नोट कीजिए कि राष्ट्र निर्माण में और क्या सहायक तत्व है। ऐतिहासिक समानता। ऐतिहासिक समानता क्यों जरूरी है? क्योंकि अतीत का अनुभव अगर हमारा एक जैसा होगा तो हम और चीजों को भूल जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊं कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों ने आजादी की लड़ाई इकट्ठे लड़ी। अंग्रेज भी इस बात से घबराते थे। जब उन्होंने देखा कि 1857 में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, मुसलमान ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए ही इनको अलग करने की कोशिश की और मुसलमानों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। तो ये उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो इस तरह से ऐतिहासिक अनुभव, यदि अतीत के अनुभव एक जैसे हैं, मुसलमान और हिंदू को ये लगे कि हमने तो इकट्ठे मिलकर भारत को आजादी दिलाई है, हमने तो इकट्ठे ये सुख, इकट्ठे हमारे सुख थे, इकट्ठे दुखों में साथ दिया, तो उनमें एकता की भावना मजबूत होगी और वो ये अपनी धार्मिक जो भावनाएं होती हैं, जो सांप्रदायिकता में बदल जाती है, ये भावनाएं बहुत पीछे छूट जाएंगी। तो अतीत भी एक जैसा होना चाहिए यदि हमें एक राष्ट्र मजबूत बनाना है। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय भावना, जो एक देश को मजबूत बनाती है। कल भी मैं आपको समझा रही थी कि राष्ट्रीय भावना का क्या मतलब है कि हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, पर्वतीय भाग में रहते हो या मैदानी भाग में, यदि हमारे सबके अंदर एक भावना है कि हम भारतीयता से जुड़े हुए हैं, हम सब भारतीय हैं, हम जाट नहीं, हम पंजाबी नहीं, हम हरियाणवी नहीं, हम महाराष्ट्र के नहीं, हमारे अंदर केवल एक भावना कि हम भारतीय हैं। तो जो ये राष्ट्रीय भावना है यही राष्ट्र को मजबूत बनाएगी। जब हम जाति, धर्म आदि से ऊपर उठकर सोचेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एकता। राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सांस्कृतिक एकता का। सांस्कृतिक एकता का मतलब है कि हमारी संस्कृति एक जैसी होनी चाहिए, अर्थात हमारे रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, भाषा यदि एक होगी तो उसमें तनाव की संभावना कम हो जाएगी। इससे आगे चलते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि देश में चाहे कितने ही धर्मों के लोग रहते हों, यदि उनमें सद्भावना है, वो सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म को माने
वो ये सोचे कि मुझे किसी मानव का दिल नहीं दुखाना, तो ये सद्भावना कि चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, एक दूसरे के प्रति सहनशील हो, दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। ये ना सोचे कि मेरा ही धर्म सब ठीक है और दूसरे धर्म में तो सभी गलत है। अगर ये भावना रहेगी तो देश के टुकड़े होते देर नहीं लगेगी। लेकिन सांप्रदायिक सद्भावना होगी, हिंदू मुसीबत में मुसलमानों की मदद करे, मुसलमान हिंदुओं की करे, हिंदू सिख की करे, सिख हिंदू की करे। अगर ये सद्भावना होगी तो उस देश को कोई भी विखंडित नहीं कर सकता, उसकी अखंडता को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके आगे आर्थिक समानता। अगर देश के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच ज्यादा अंतर होगा तो भी क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, विरोध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि अमीरी और गरीबी के बीच अंतर कम होगा तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी, और ये जो फ्रस्ट्रेशन कम होगी, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही होगी, तो देश का निर्माण उतनी ही तेजी से होगा, उसमें कमजोरी नहीं आएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो गरीबी है वो अनेक अपराधों की जननी है। एक गरीब व्यक्ति कई बार अपनी वोट को भी बेच देता है, क्योंकि वो अपनी भूख को तो शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपने बच्चों की भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो राजनीतिक स्वतंत्रता को ना तो खा सकता है और ना पी सकता है, इसलिए कई बार उसे अपने राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारे देश की सत्ता गलत व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है। तो इस तरह से अगर गरीबी दूर हो गई, अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो गया, अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए और उस टैक्स को जो गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किया जाए, तो इससे देश मजबूत बनेगा। नेक्स्ट, सामाजिक बुराइयों का अंत। अगर देश में जो सामाजिक बुराइयों में हमारे कई समुदाय जकड़े हुए थे, जैसे छुआछूत की प्रथा थी, जिससे निम्न जाति के लोगों में हीन भावना आती थी, वो अपनी योग्यता का सही ढंग से विकास नहीं कर पाते थे, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते थे। स्त्रियां बहुत सारी कुप्रथाओं में जकड़ी हुई थी, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह, आजादी से पहले तो सती प्रथा भी थी, बाल विवाह प्रथा भी थी, ये उस टाइम पर समाप्त कर दी गई, लेकिन फिर भी देश के किसी किसी भाग में ये उदाहरण देखने को मिल जाते थे। तो इन प्रथाओं का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाए, खत्म कर दी जाए पर्दा प्रथा है, तो इससे भी देश के निर्माण में मजबूती आएगी और हमारे एक अच्छे देश का निर्माण होगा, जिस पर विदेशियों का हावी होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सभी ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्र निर्माण में सहायक है। ये तो थे राष्ट्र निर्माण के सहायक तत्व। अब मैं आपको समझाती हूँ कि राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व कौन से, ऑब्स्टेकल्स कौन कौन सी हैं जो देश के निर्माण को चोट पहुंचाती है। तो ये ऑब्स्टेकल्स हम करेंगे, बाधाएं करेंगे। बाधाएं कौन सी है, तो आप इसके लिए भी पॉइंट्स नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है जातिवाद, कास्टिज्म। जातिवाद का मतलब है जब हम अपनी अपनी जाति से प्यार सबको होता है, लेकिन इतना प्यार करना कि चाहे भले ही हमारे राज्य का नुकसान हो जाए, चाहे हमारे देश का नुकसान हो जाए, हम वो ना सोचें। अगर एक चुनाव में एक व्यक्ति योग्य है और वो दूसरी जाति का है और हमारी जाति का व्यक्ति अयोग्य है और हम अयोग्य व्यक्ति को वोट दे आए ये सोचकर कि ये मेरी जाति का है, मेरा भला करेगा, तो वो हम देश के प्रति कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। आज जाति के आधार पर वोट दी जाती है, जाति के आधार पर कैंडिडेट को टिकट दी जाती है, तो टिकटों का बंटवारा जाति के आधार पर हो जाता है, वोट जाति के आधार पर दी जाती है। तो ये चीजें जो है देश को कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं, गलत व्यक्तियों के हाथों में सत्ता को पहुंचा देती है। तो जातिवाद देश के निर्माण में बहुत बड़ा बाधक तत्व है, जिससे कई बार हिंसा भी उत्पन्न होती है और तनाव पैदा हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो हमारे देश के निर्माण में बाधक तत्व है वो है भाषावाद। आप जानते हैं कि संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा विवाद हुआ, जो सबसे लंबी बहस चली, वो भाषा के विषय पर चली। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये खेद का विषय है। ये भाषावाद के कारण ही नहीं है, क्योंकि जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको ये लगता है कि हिंदी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है और हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देंगे, और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दी गई, जिसके कारण कई बार हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपमान का भी सामना करना पड़ा है, अपमान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। भाषावाद के कारण ही दक्षिण में कई बार आंदोलन भी हुए, दक्षिण भारत में कई बार तो जो राजनीतिक पार्टी बनी, जैसे डीएमके पार्टी बनी, तो कई बार तो उन्होंने पृथकतावादी आंदोलन भी किए कि हमें तो अलग राज्य बनाना है या अलग देश बनाना है। तो भाषावाद भी
देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है और देश को तोड़ने का काम कहीं ना कहीं करती है, अगर हम एक भाषा को देश से ज्यादा महत्व देने लग जाए तो। तीसरे नंबर पर जो राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व है वो है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का क्या मतलब है? क्षेत्रवाद का मतलब है अपने क्षेत्र के प्रति इतना लगाव हो जाना कि हम देश के इंटरेस्ट को भूल जाएं, देश के हित को भूल जाएं और हम केवल अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूंगी कि क्षेत्रवाद कैसे नुकसान पहुंचाता है देश की एकता को, देश की अखंडता को। जैसे कि भूमिपुत्र का आंदोलन आपने सुना होगा महाराष्ट्र में भूमिपुत्र का आंदोलन शुरू किया गया। भूमिपुत्र के आंदोलन का क्या मतलब है कि महाराष्ट्र में जो नौकरियां दी जाएंगी महाराष्ट्र के युवकों को ही दी जाएंगी। महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं, जो वहां के मूल वासी हैं, उन्हीं को दी जाएंगी। बाहर के राज्यों को, यानी कि हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ के लोगों को वहां नौकरियां नहीं दी जाएंगी। तो जो इस तरह की भावना अगर एक राज्य के लोगों में आ गई कि हमारे संसाधन केवल हमारी नौकरियां केवल हमारी, तो भारतीय तो वहां से अपने आप कमजोर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्षेत्रवाद की भावना भी देश को कमजोर करने का काम करती है। तो इस भावना को क्षेत्रीय संतुलन की सरकार जो है सभी क्षेत्रों का सभी क्षेत्रों का जो है संतुलित विकास करके इस भावना को कम किया जा सकता है और देश को मजबूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है जो राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व है वो है भौगोलिक दूरी। जैसे कि हम निर्माण में सहायक तत्व पढ़ रहे थे तो भौगोलिक एकता पढ़ा, अब यहाँ पर है भौगोलिक दूरी, यानी कि एक राष्ट्र के क्षेत्र यदि बहुत दूर दूर है तो भी राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का एक भाग भारत के पूर्व में था तो एक भाग भारत के पश्चिम में था, जिसके कारण बांग्लादेश अलग बन गया और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। तो भौगोलिक दूरी भी राष्ट्र निर्माण में बाधक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली क्या मतलब कि आज का जो हमारा सिलेबस है, जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, कहीं ना कहीं उसने हमें देशभक्ति से दूर कर दिया। हमें एक जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित करनी होती है, आज वो राष्ट्रवाद जो आध्यात्मिकता होती है, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव पैदा करना होता है, शायद हमारी शिक्षा प्रणाली उसमें फेल हो गई। क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित नहीं कर पाई और इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अवसरवादिता भी हमारे राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ये राजनीतिक अवसरवादिता क्या है? राजनीतिक अवसरवादिता का मतलब है कि पहले क्या होता था कि जितने भी राजनीतिक दल थे सबकी एक विचारधारा थी और वो अपनी विचारधारा पर अडिग होते थे। लेकिन आज आप देखेंगे राजनीति में कि किसी भी राजनीतिक दल की अपनी एक विशेष विचारधारा नहीं रही। जो दल दूसरे दल के प्रति बिल्कुल ऑपोजिट विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, आज वो दल अवसरवादिता देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने मायावती के साथ हाथ मिला लिया, दोनों की बिल्कुल ऑपोजिट विचारधारा। हम यहाँ किसी विशेष राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर फिर भी बिहार में भी हुआ, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया था पहले। तो ये क्या है? अवसरवादिता। चाहे मुझे अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देनी पड़ जाए, लेकिन अगर मुझे सत्ता प्राप्त करने का मौका मिल रहा है तो सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। तो सिद्धांतों से ज्यादा अवसर को महत्व देना। आज राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ये भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। अब राजनीति के अपराधीकरण का क्या मतलब है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जिनको टिकट दे रही हैं, वो मोस्टली अपराधी हैं। सभी नहीं, पर बहुत सारे अपराधियों को टिकट मिल जाती है जिनका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, जो जिसने कोई ना कोई अपराध किया। फिर उनसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि आपने इस अपराधी व्यक्ति को टिकट क्यों दे दिया, तो बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह दिया जाता है कि भाई हमने तो टिकट दे दिया, हमारी तो मजबूरी थी, लेकिन जनता ने इसे वोट देकर क्यों जिता दिया। यानी कि वो क्वेश्चन उल्टा जनता पर ही आ जाता है। तो इस प्रकार राजनीति में जो ये दिन प्रतिदिन अपराधीकरण बढ़ रहा है, ये अपराधीकरण भी कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश को चोट पहुंचा रहा है। तो राष्ट्र निर्माण में ये सबसे बड़ी बात है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, गरीबी, बेरोजगारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये सभी राजनीति में अवसरवादिता को ज्यादा महत्व देना, राजनीति का अपराधीकरण हो जाना, ये सभी पॉइंट्स आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं
अपने शब्दों में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप सारे पॉइंट्स ध्यान में रखें कि हमारे राष्ट्र निर्माण में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। ये भी 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और बच गया, एक टॉपिक और है कि इन बाधाओं को हम दूर कैसे कर सकते हैं। जो राष्ट्र निर्माण में ये बाधाएं आ रही हैं, हम एक एक बाधा को लेंगे और फिर बताएंगे कि इन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो बाधा हमने पढ़ी, जातिवाद की, संप्रदायवाद की, भाषावाद की, मैं इन तीनों का एक सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो जातिवाद, संप्रदायवाद की बाधा को दूर करने के लिए एक तो शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को ये समझा सकें कि हमें जाति से ऊपर उठना है, हमें धर्म से ऊपर उठना है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? मानव धर्म। देखो, यदि एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें 5 लोग मारे गए, हम कहते हैं कि इसमें 2 सिख मारे गए, 2 मुस्लिम मारे गए और 1 हिंदू मारा गया, तो हमारा दृष्टिकोण सांप्रदायिक है। हम ये समझाएं कि नहीं, 5 लोग मारे गए हैं, 5 मनुष्य मारे गए हैं, हमें मनुष्य के हित को सबसे पहले ध्यान में रखना है। हमें जाति के आधार पर नहीं सोचना, हमें संप्रदाय के आधार पर नहीं सोचना, हमें सोचना है तो अपने देश के हित के बारे में सोचना है, अपने भारतवर्ष के बारे में सोचना है। हमें अपनी संस्कृति का पाठ उन्हें पढ़ाना चाहिए कि हमारा इतिहास तो वो है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर विश्वास किया जाता है कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। अगर हम शिक्षा प्रणाली में ये सुधार ले आए और शुरू से ही बच्चों की संकीर्ण जो सोच होती है, जो नैरो माइंडेड होते हैं, हो जाते हैं बच्चे, उसको शुरू से ही ब्रॉड माइंडेड बनाने का प्रयास किया जाए तो इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी और ये बाधक तत्व नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट, भाषावाद की समस्या को कैसे सोल्व किया जाए। जो दक्षिण भारत के लोग हैं, जो ये समझते हैं कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है, ये कई बार जो जोश में बोलते हैं ना ज्यादा, वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कि एक बार संविधान सभा में एक सदस्य ने कहा कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती उन्हें संविधान सभा से उठकर बाहर चले जाना चाहिए। साउथ इंडिया के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे थे, उन्हें शायद हिंदी से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उन्हें ये कहा गया तो उन्होंने सोचा कि अभी तो हिंदी राष्ट्रभाषा बनी भी नहीं है और ये कहा जा रहा है कि जिसको हिंदी नहीं आती वो संविधान सभा से उठकर बाहर चला जाए। कल को जब हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो पता नहीं हमारे कौन कौन से अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। तो जो डर उनके मन में ये पैदा हो गया कि हिंदी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है, इस कारण से वो लोग आंदोलन करने लगे, हिंदी का विरोध करने लगे। यदि उनको बहुत आराम से, प्यार से ये समझाया जाता कि वो भी भारतीय हैं, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर हिंदी को सीखने में क्या बुराई है, क्या परहेज है। हिंदी को सरल भाषा में साहित्य बनवाकर सस्ते दामों पर वहां दिए जाए, उनको बड़े प्यार से, सद्भाव से हिंदी सिखाई जाए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी को एडॉप्ट नहीं करेंगे, वो हिंदी को एडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन हमें भी बड़ी सहनशीलता से काम लेना होगा और धीरे धीरे उनको ये बात समझानी होगी कि भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है और इसी से हमारे देश का मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ेगा। तो भाषावाद की समस्या को ऐसे ही सोल्व किया जा सकता है कि उनको हिंदी साहित्य सरल भाषा में छपवाकर बांटा जाए, उनको ये ना लगे कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जा रही है। नेक्स्ट जो समस्या है गरीबी की, बेरोजगारी की, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, कुटीर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ऋण दे, यानी कि सरकार को ये प्रयास करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिले, कोई बेरोजगार ना रहे। अगर कोई बेरोजगार नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक टाइम पर हो जाएगा। बेरोजगार नहीं होगा तो उसका ध्यान अपराध की तरफ नहीं जाएगा, चोरियां कम हो जाएंगी, डकैतियां कम हो जाएंगी और एक व्यक्ति जो काम करता है तो रचनात्मक काम करेगा जिससे देश का विकास होगा। और वो खाली बैठा है तो कुछ ना कुछ गलत करेगा, अपराधों में लिप्त होगा जिससे राष्ट्र निर्माण को चोट पहुंचेगी। तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लोगों को दी जाए, ऐसे अवसर उत्पन्न किए जाए कि कोई भी व्यक्ति देश में बेरोजगार ना रहे और जो बेरोजगार रह भी जाता है, जब तक बेरोजगार है तब तक उसे बेरोजगारी भत्ता आदि दिया जाए। नेक्स्ट समस्या जो है राजनीतिक अवसरवादिता की, राजनीति के अपराधीकरण की, इसमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा
अगर नेता राजनीतिक अवसरवादिता के कारण कोई गलत कदम उठाते हैं तो जनता को आगे आना होगा, उन्हें अपोज करना होगा और उनको रियलाइज कराना होगा नेताओं को कि अगर आप गलत करेंगे तो हम आपसे प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं, ताकि वो कुछ गलत करने से पहले ऐसे अवसरवादी ना बने। तो इस प्रकार से जनता जितनी ज्यादा अवेयर होगी, राजनीति में अवसरवादिता उतनी ही कम हो जाएगी, राजनीति का अपराधीकरण उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो समस्या है क्षेत्रवाद की, क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करके। क्षेत्रीय संतुलन क्या होता है? यानी कि जिन राज्यों का विकास नहीं हुआ है, जो राज्य पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो इलाके ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑफिसर का ट्रांसफर आदिवासी इलाके में हो जाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ ज्वाइनिंग ही नहीं करता, वो वेट करता रहता है कि मैं अपनी कोई जुगाड़बाजी करके वहां से अपना ट्रांसफर रुकवा लूं, क्योंकि वो वहां पर ज्वाइनिंग नहीं करता। ज्वाइनिंग कर भी लेता है तो बस इस उधेड़-बुन में लगा रहता है कि कैसे जल्दी से जल्दी उसका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाए। लेकिन यदि सरकार वहां पर काम करने वाले ऑफिसर्स को इंसेंटिव्स देना शुरू कर दे, ये कहे कि जिसने 1 साल या 2 साल आदिवासी क्षेत्र में अच्छे से काम किया तो आगे उसका कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक जगह काम करेगा। नहीं, इस तरह के इंसेंटिव्स अगर उनको दिए जाएंगे तो प्रत्येक ऑफिसर वहां मन लगाकर काम करना शुरू कर देगा। उन्हें कुछ स्पेशल इंक्रीमेंट भी दी जा सकती है और इस तरह से पिछड़े क्षेत्रों की तरफ ज्यादा ध्यान देकर सरकार ये कोशिश कर सकती है कि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित हो, ताकि क्षेत्रवाद की भावना लोगों में जन्म ना ले। उन्हें यूं ना लगे कि अगर हम अलग राज्य का निर्माण कर लेंगे या हम अलग देश बना लेंगे अपना, तो हमारा विकास ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से लोगों की ये लोगों में एक विश्वास जागृत करना है कि आप भारत का हिस्सा होते हुए ही आपका विकास हो सकता है, अन्यथा आपका विकास नहीं हो सकता। तो ये कुछ उपाय हैं, जैसे क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना, त्रिभाषाई फार्मूला लागू करना, देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, संकीर्ण भावनाओं को खत्म करना, राजनीति से प्राधिकरण को खत्म करना। इन उपायों से हम जो राष्ट्र निर्माण में बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। बस इसके लिए जरूरत है तो जनता को सजग होना।